नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी रहस्यमयी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सपनों की दुनिया की। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के गहरे ज्ञान और हमारे आज के आधुनिक मनोविज्ञान के बीच एक कमाल का पुल बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मानव मन के इन उलझे हुए रहस्यों को सुलझाने के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सपनों के रहस्य, फिर चेतना के 4 स्तर और आयुर्वेद के अनुसार 7 तरह के सपने। उसके बाद हम देखेंगे समय, स्थान और भविष्य का कनेक्शन, फिर प्राचीन ज्ञान और मनोविज्ञान का मिलन और अंत में सबसे बड़ा मायाजाल यानी परम भ्रम। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सपनों का रहस्य। सदियों से इंसान इस पहेली को सुलझाने में लगा हुआ है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या सपने सिर्फ हमारे दिमाग का कोई रैंडम शोर है या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का कोई सीक्रेट कोड? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री के अनुसार प्राचीन भारतीय ग्रंथों में माना गया है कि सपने आकाश तत्व का हिस्सा है। बिल्कुल स्पेस या अंतरिक्ष की तरह, जहां हमें लगता है कि कुछ नहीं है, वहां भी बहुत कुछ होता है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे कोई वैज्ञानिक मशीन आसानी से नाप नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम सब हर रात इसका अनुभव करते हैं। कमाल है ना? अगर हम जागने और सपने देखने की अवस्था की तुलना करें तो एक बड़ा ही मजेदार अंतर दिखता है। देखिए, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमारे ईगो यानी अहंकार को एक धूप के चश्मे और एयर प्लग की तरह इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि हम रोजमर्रा के काम कर सकें, जैसे गाड़ी चलाना या बिल भरना, और ये दुनिया की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जैसे ही हम सपनों की दुनिया में कदम रखते हैं, ये चश्मे और एयर प्लग उतर जाते हैं। हमारा ईगो पिघल जाता है और हमारा मन एक ऐसी असीमित अवस्था में पहुंच जाता है जहां समय या सीमाओं का कोई चक्कर ही नहीं होता, बिल्कुल लिमिटलेस। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, चेतना के 4 स्तर। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सपने आते कहां हैं। प्राचीन दर्शन के अनुसार हमारी चेतना के 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहला है जागृत यानी जागने की अवस्था, दूसरा स्वप्न यानी सपनों की दुनिया, तीसरा है सुषुप्ति या बहुत ही गहरी नींद जहां कोई सपना नहीं आता, और चौथा है तूर्य जो इन सबसे परे की अवस्था है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गहराइयों में जाने के लिए हमें अपनी इस फिजिकल अवेयरनेस को छोड़ना पड़ता है। हम जानबूझकर सपने या गहरी नींद में एंट्री नहीं कर सकते, हम बस उसमें फिसल जाते हैं, बिल्कुल नेचुरली। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है आयुर्वेद के 7 सपनों के प्रकार। आपको जानकर हैरानी होगी कि सामवेद और आयुर्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों ने सपनों की इस बिखरी हुई दुनिया को बहुत ही साइंटिफिक और बायोलॉजिकल कैटेगरीज में बांट दिया था। आयुर्वेद में सपनों को मुख्य रूप से 7 श्रेणियों में रखा गया है। पहले 6 तो सीधे तौर पर हमारी डेली लाइफ से जुड़े हैं, जैसे जो हमने देखा है, सुना है, महसूस किया है, या जिसकी इच्छा की है, कल्पना की है, या जो मनोवैज्ञानिक है। अब इसे ऐसे समझिए, स्रोत सामग्री बताती है कि अगर बाहर तेज बिजली कड़क रही हो तो नींद में हमारा दिमाग उस आवाज को पकड़ लेगा और हो सकता है हमें सपने में एक भयानक सुनामी दिखा दे, सिर्फ इसलिए ताकि हम जाग जाएं। है ना दिमाग की कमाल की चालाकी। लेकिन 7वां प्रकार सबसे ज्यादा क्लिनिकल है, दोषज। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब भी इनमें कोई गड़बड़ी या इम्बैलेंस होता है तो उसका सीधा असर हमारे सपनों पर पड़ता है। मतलब प्राचीन चिकित्सा में सपनों को सिर्फ कोई कल्पना नहीं माना जाता था, बल्कि शरीर के अंदर छिपी बीमारियों को पहचानने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, उस समय ये कितनी एडवांस सोच थी। और हाँ, सपनों की परतें इससे भी कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। सपने के अंदर सपना वाला कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। इस स्थिति में जो कैरेक्टर सपना देख रहा होता है उसे वो दुनिया बिल्कुल असली लगती है, 100% सच। स्रोत ये भी बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस जैसी डरावनी स्थिति तब होती है जब हमारा शरीर और मन सिंक में नहीं होते। मतलब दिमाग तो जाग गया है, लेकिन शरीर अभी भी उसी लकवाग्रस्त सोती हुई अवस्था में फंसा हुआ है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प और थोड़े साहसिक दावे की ओर मुड़ते हैं, समय, स्थान और भविष्य। यहां हम देखेंगे कि स्रोत सामग्री के मुताबिक सपने किस तरह आने वाले कल और अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी से जुड़े हुए हैं। जरा प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के इस डेटा पर गौर कीजिए। इनमें दावा किया गया था कि गर्भवती महिलाएं अपने सपनों में आने वाले कुछ खास सिंबल्स से बच्चे के जेंडर का अनुमान लगा सकती थीं। जैसे लाल कमल, आम, सूर्य या हाथी का दिखना लड़के का संकेत माना जाता था, और वहीं केले, पपीते,
चंद्रमा या चांदी का दिखना, लड़की का। हम यहाँ किसी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों को लगता था कि सपनों में भविष्य की जानकारी पहले से मौजूद होती है। और ये बातें सिर्फ प्राचीन आयुर्वेद तक ही सीमित नहीं हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का वो मशहूर किस्सा तो हम सबने सुना ही है। उनका दावा था कि सोते वक्त उनकी कुल देवी उनके सपनों में आती थी और उनकी जीभ पर सीधे गणित के बेहद जटिल फॉर्मूले लिख जाती थी। और मजे की बात देखिए, ये फॉर्मूले इतने एडवांस थे कि इनमें ब्लैक होल से जुड़ी कैलकुलेशंस तक शामिल थी। वो भी तब जब विज्ञान ने ब्लैक होल को ऑफिशियली माना तक नहीं था। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी सपनों की दुनिया की पहुंच आखिर है कहां तक। अब वक्त आ गया है इस प्राचीन पूर्वी दर्शन को आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान के साथ जोड़ने का, हमारे 5वें हिस्से में। और जब सपनों की बात हो तो स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का नाम आना तो लाजमी है। कार्ल युंग ने हमारे दिमाग को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक या कह लीजिए एनालॉजी दी थी। वो कहते थे कि हमारा जो चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड है वो एक पानी के जहाज पर बने एक छोटे से कमरे जैसा है, लेकिन हमारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड वो नीचे का विशाल और गहरा महासागर है, जो असल में उस पूरे जहाज को चला रहा है। और ये महासागर ना कभी नहीं सोता। योंग ने करीब 80,000 से भी ज्यादा सपनों का अध्ययन किया और कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो प्राचीन ग्रंथों से एकदम मेल खाते हैं, जैसे क्षतिपूर्ति या कॉम्पेंसेशन। मतलब अगर कोई दिन में बहुत अहंकार से भरा है तो सपने में वो खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देख सकता है ताकि ईगो बैलेंस हो जाए। दूसरा है डीप डायग्नोसिस या गहरा निदान, जहां अचेतन मन बीमारियों को पहले ही भांप लेता है। तीसरा असीम रचनात्मकता, जहां से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। और चौथा सबसे दिलचस्प कलेक्टिव अनकॉन्शियस या सामूहिक अचेतन, एक ऐसा लेवल जहां हम सब इंसानों की स्मृतियां एक साथ किसी विशाल नेटवर्क की तरह जुड़ी हुई हैं। इसी डीप डायग्नोसिस की एक हैरान करने वाली केस स्टडी युंग ने दर्ज की थी। उनकी एक मरीज को बार बार यह सपना आता था कि एक काला घोड़ा उसकी छाती को बुरी तरह कुचल रहा है। बाद में जब उसके मेडिकल टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर था। युंग का मानना था कि हमारा अचेतन मन हमारे शरीर से एकदम सेल्यूलर लेवल पर जुड़ा है। वो मेडिकल मशीनों से बहुत पहले ही बीमारी को पकड़ लेता है और सपनों के जरिए हमें वार्निंग देने लगता है, बिल्कुल एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम की तरह। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, सबसे बड़ा मायाजाल यानी परम भ्रम। यहां हम इन विचारों के दार्शनिक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। साल 1944 की बात है। कार्ल युंग मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे और तब उन्हें एक बहुत ही गहरा सपना आया। उन्होंने देखा कि एक योगी ध्यान लगाए बैठा है और जब उस योगी ने आंखें खोलीं तो उसका चेहरा बिल्कुल युंग जैसा था। उसी पल युंग को यह जोरदार एहसास हुआ कि वो योगी उनका ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि वो योगी सपना देख रहा था और उस सपने का एक छोटा सा किरदार खुद कार्ल युंग थे। ये विचार सीधे सीधे अद्वैत दर्शन से जुड़ता है, जो कहता है कि हो सकता है हमारी ये जागृत दुनिया ही असल में एक बहुत बड़ा सपना हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और थोड़ा उकसाने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे, जो सीधे इस स्रोत सामग्री से आता है। जरा सोचिए, अगर एक नवजात शिशु जिसने अभी तक इस भौतिक दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं है, वो अपनी नींद में मुस्कुराता है या अचानक रोने लगता है, तो वो असल में देख क्या रहा है? उसे किसने ये सब महसूस करना सिखाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी चेतना और इस ब्रह्मांड के रहस्य सच में कितने अनंत और अनसुलझे हैं। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से सपनों की दुनिया को देखने का एक एकदम नया नजरिया मिला होगा। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।